हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित मिश्रा आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग यूपी जीके, आप सभी जानते हैं कि आपका स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें यूपी जीके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक रोल प्ले करता है। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो, यूपी पी हो, यूपी एस आई हो, या आपका लोअर पीसीएस, आपका अपर पीसीएस कोई भी हो, सब में आपके यूपी जीके से क्वेश्चन देखने मिलते हैं और यह बेहद ही आसान होते हैं। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करें और देखें हम लोग कितना अधिक से अधिक इसमें स्कोर कर पाते हैं। तो श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दमदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। ठीक, आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कानपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है आपका लखनऊ, ऑप्शन तीसरा कह रहा है आपका दिल्ली, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका प्रयागराज। तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है आपकी 1924 में। कब होती है? 1924 में होती है इसकी स्थापना, 1924 को। ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना की गई थी सचिंद्र सन्याल जी के द्वारा, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारी सक्रिय सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन कर कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर पहला कानपुर। कहाँ की गई थी? कानपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1924 में। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, कानपुर किस नदी किनारे है? तो कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। ठीक, ऑप्शन पहला कह रहा 550 किलोमीटर, ऑप्शन दूसरा कह रहा आपका 650 किलोमीटर, ऑप्शन तीसरा कह रहा 680 किलोमीटर, या ऑप्शन चौथा कह रहा आपका 740 किलोमीटर। तो आपको बताना प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। अच्छा, अगर इसको हम लोग दिशा के उस माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम तक का आपका विस्तार कितना है? तो पूरब से पश्चिम तक का जो आपका विस्तार देखने को मिलता है, यह मिलता है आपका 650 किलोमीटर। कितना देखने को मिलता है? 650 किलोमीटर देखने को मिलता है। यहीं अगर उत्तर से दक्षिण तक की हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो यह आपका 240 किलोमीटर देखने को मिलता है। अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश आपका भारत में चौथे नंबर पर स्थित है। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो क्या कह रहा है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की यमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। पहला प्रयागराज, दूसरा जगमनपुर, तीसरा मुरादगंज, या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? देखिए, बहुत ही आसान सा है, इसको भला कौन नहीं जानता होगा। आपके प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? प्रयागराज में, जहाँ आपका कुंभ का मेला लगता है, माघ मेला लगता है, वहीं आपका गंगा और यमुना का संगम। एक तीसरी नदी भी आती है सरस्वती वहीं पर, और ये तीन नदियाँ वहाँ मिल जाती हैं। तो आपको प्रत्यक्ष रूप से गंगा और यमुना तो आती हुई दिखती हैं उसमें। ठीक, बाकी जगमनपुर में क्या होता है? तो जगमनपुर जो आपका है, यहाँ पर सिंध नदी यमुना नदी से मिल जाती है, और मुरादगंज में आपके यमुना नदी से चंबल नदी मिल जाती है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपका कि रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला कह रहा शाहजहाँपुर, ऑप्शन दूसरा कह रहा रायबरेली, ऑप्शन तीसरा कह रहा गोरखपुर, या चौथा कह रहा प्रतापगढ़ आंवला नगरी। ठीक, तो रामगढ़ ताल कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। कई बार यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो आपका रामगढ़ ताल है यह आपका गोरखपुर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? आपका गोरखपुर ज़िले में स्थित है। और गोरखपुर किस नदी किनारे है? तो यह आपके राप्ती नदी किनारे। किस नदी किनारे है? राप्ती नदी किनारे है। और यहीं पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आपका गोरखनाथ जी का मंदिर है।
जहाँ के पहले महंत के रूप में अपने वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे महंत के रूप में थे। ठीक है। शाहजहाँपुर में कौन कौन सा ताल देखने को मिलता है? तो बड़ा ताल का आप नाम सुने होंगे। बड़ा ताल आपका जो है शाहजहाँपुर में देखने को मिलता है। रायबरेली, रायबरेली में कौन कौन से ताल हैं आपके? भूगे ताल, बिसैथा ताल, ठीक। और प्रतापगढ़ की बात किया जाए तो प्रतापगढ़ में आपका अजगरा नैया ताल देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ राजा भैया का जो इलाका आपका है वहाँ पर एक जगह बेटी पड़ती है कुंडा में, और कुंडा में एक बेटी का तालाब करके है, वह भी आपका ताल के रूप में सम्मिलित है। तो रामगढ़ ताल कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह देखने को मिलता है आपका गोरखपुर में। कहाँ देखने को मिलता है? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। कह रहा प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। पहला ऑप्शन कह रहा कनाल, दूसरा कह रहा मारला, तीसरा कह रहा बीघा, या चौथा कह रहा धूर। तो इसमें से भूमि नापन की कौन सी परंपरागत इकाई है? वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीघा। क्या? बीघा। ठीक। कहते ना तुम्हारे पास कितने बीघे खेत है। ठीक। तो बाकी कनाल हो गया आपका, मारला हो गया, धूर हो गया, ये आपके जो है क्या बोलते हैं हरियाणा पंजाब इधर देखने को मिलते हैं। ठीक है। चलते अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला कह रहा खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन दूसरा कह रहा तिलहन उत्पादन, या ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है मछली उत्पादन, जिसको लोग जलतरोई कहते हैं, मछली उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया जवाब। तो नीली क्रांति का संबंध हो जाता है मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली के उत्पादन से आपका नीली क्रांति जुड़ा हुआ है। ठीक। दुग्ध उत्पादन से कौन सा है? तो आइए आपकी हो जाती है श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति हो जाती है? श्वेत क्रांति। ठीक। और तिलहन उत्पादन से कौन सी हो जाती है आपकी? यह हो जाती है आपकी पीली क्रांति। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया? सूरजमुखी किस ऋतु की फसल है? पहला कह रहा खरीफ, दूसरी कह रहा रबी, तीसरी कह रहा जायद, या चौथा कह रहा कोई नहीं। ठीक। तो सूरजमुखी किस ऋतु की फसल है? तो देखिए भारत में क्या है, अपने यहाँ विशेष रूप से देखने को मिलती 3 तरीके की आपकी ऋतुएं देखने को मिलती हैं। एक मिलती है आपकी खरीफ। खरीफ आपकी शुरू हो जाएगी जून से लेकर के आपके सितंबर अक्टूबर तक का, जिसमें आपका मुख्य रूप से क्या बोया जाता है? चावल, धान बोया जाता है। क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है। ठीक। रबी की फसल आपकी शुरू होती है अक्टूबर नवंबर शुरू हो जाती है, और ये मार्च अप्रैल में जाके कट जाती है। जैसे कौन सी आपकी गेहूं हो गई, आपकी सरसों हो गई, जौ हो गई। ठीक। और जायद की फसल कौन सी होती है? तो जायद की फसल आपकी शुरू हो जाती है मार्च से लेकर के जून जुलाई तक, जब तक बरसात नहीं होती तब तक, जिसमें आपका खीरा, कद्दू, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, परवल देखने को मिलते हैं। ठीक। तो सूरजमुखी किस ऋतु की फसल है? अच्छा, सूरजमुखी की एक और खासियत होती है, जिधर जिधर सूरज जाता है उधर इसका फुलवा जो है लुढ़कते हुए जाता है। पहले इधर रहेगा तो उस दिशा में रहेगा, जब सूरज अस्त होगा तो दूसरी ओर लटक जाएगा इसका फूल, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सूरजमुखी किस ऋतु की फसल है? तो यह हो जाएगी आपकी सूरजमुखी हो जाएगी आपकी रवि की फसल। किस की फसल हो जाएगी? आपकी रवि की फसल होगी। और सूरजमुखी जो है इसका तेल उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा कि लंगड़ा किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन नंबर 1 है अमरूद, ऑप्शन नंबर दूसरा है आलू, ऑप्शन नंबर तीसरा है आम, या ऑप्शन नंबर चौथा है केला। ठीक। और ये भी बताना है कि लंगड़ा कहाँ की फसल है, ये किस ज़िले में ज़्यादा पैदावार होती है। ठीक। देखिए अमरूद की आपकी हो जाएगी सुर्ख हो जाएगी, सरदार हो जाएगी। आलू आपका चिपसोना हो गया, कुफरी हो गया। ठीक। अगर लंगड़ा की बात करेंगे तो लंगड़ा आपके जो है आम की फसल हो जाती है। किसकी? आम की प्रजाति हो जाती है, और यह मुख्य रूप से हो जाती है आपके वाराणसी क्षेत्र के आसपास की फसल होती है। ठीक। केला की क्या होती है? तो दूध, चंपा आदि किस्में हो जाती हैं आपके केला से संबंधित हो जाती हैं। ठीक। एक कहावत भी है ना कि मरने पर काशी मिले, जीते लंगड़ा आम। चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? एक ही है उत्तर प्रदेश में आपके। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। ठीक है। तो यह कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये बताना है आपको। और ये हो जाएगा आपका नरौरा में। कहाँ पर हो जाएगा? नरौरा में हो जाएगा। और नरौरा कहाँ पे? आपका बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर में। बाकी आपका आंवला ये आपके गैस पर आधारित परियोजना है। कैसी परियोजना? ये आपकी गैस पर आधारित परियोजना है। कहाँ पर? गैस पर।
टांडा अम्बेडकर नगर में, और ऊंचाहार आपके रायबरेली जिले में पड़ता है ऊंचाहार। और ऊंचाहार एनटीपीसी की चिमनी जो है वह मेरी खिड़की से दिखाई दे रही है। तो प्रदेश में परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? यह है आपके नरौरा में, बुलंदशहर में। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? ठीक, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, पहला है कन्नौज, ऑप्शन नंबर दूसरा मोदी नगर, तीसरा बरेली, या ऑप्शन नंबर चौथा आपका झांसी। तो दिया सलाई मतलब क्या होता है? आपके माचिस होती है। क्या होती है? माचिस होती है। या मुख्य रूप से कहाँ बनाई जाती है, ज़्यादा कहाँ बनाई जाती है? तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये आपका सीधा सा जवाब हो जाएगा वन लाइन फॉर्म में कि यह आपका बरेली में होता है। कहाँ पर? बरेली, कजरा बरेली वाला, अखियों ने ऐसा डाला। ठीक, कन्नौज में क्या है आपका? इत्र नगरी हो जाएगी। मोदी नगर में आपके जो है साबुन उद्योग हो गया, आपका वनस्पति तेल हो गया, ये सब आपका मोदी नगर में हो जाता है। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह कह रहा है आपका कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या, कौन सी जनजाति? बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला हुआ आपका, तो अब बुक्सा बन जाती है आपके बिजनौर में। कहाँ बन जाती है भैया? बिजनौर में। और बुक्सा से संबंधित वेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक बार बनता है या पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश में आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं, इनमें से वो कौन सी जनजाति है जिसमें हिंदुओं जैसी वर्ण व्यवस्था है? तो वह आपकी बुक्सा के अंतर्गत है। इसमें बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा क्षत्रिय, बुक्सा अहिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो यह आपकी 12 जनजातियों के रूप में देखने को मिलती हैं। कितने देखने को मिलती हैं? 12 जनजातियों को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है श्रावस्ती, दूसरा कह रहा बलरामपुर, तीसरा कह रहा आपका गोंडा, या चौथा कह रहा महाराजगंज। तो आपको सबसे कम साक्षरता वाला इसमें जिला बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यूपी की जो आपकी कुल साक्षरता है, रेट है, आपका दर है, वह है आपका 67.72%। कितना है? 67.72%। और इसमें जो पुरुषों की साक्षरता दर है वह है 77, कितनी? 77.3%। अब फीमेल की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगी लगभग आपकी 57%। ठीक है, अगर बात किया जाएगा सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, तो वह हो जाएगी आपकी गौतम बुद्ध नगर। कहाँ की हो जाएगी भैया? गौतम बुद्ध नगर की हो जाएगी। और गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता जो है वह लगभग आपकी 80% के आसपास है। लेकिन अगर सबसे कम की बात करेगा तो सबसे कम की जो आपकी साक्षरता दर देखने को मिलेगी, यह आपके श्रावस्ती ज़िले में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? श्रावस्ती ज़िले में देखने को मिलती है। याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला है रायबरेली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है आपका आगरा, या चौथा है आपका वाराणसी। तो आपको बताना है कि ताज हवाई अड्डा कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ताज नाम से पता चल जाता होगा ये कहाँ पे आपका है। तो ये आपके आगरा में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? आगरा में देखने को मिलता है। जबकि अगर लखनऊ की बात किया जाएगा, चौधरी चरण सिंह, कौन? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका देखने को मिलता है लखनऊ में। और वाराणसी में बात करेंगे तो बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलता है। रायबरेली में आपकी इंदिरा गांधी करके एक जो है एकेडमी है, यहाँ पर सिखाया जाता है। चलते हमने आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। कह रहा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहला कह रहा सरोजिनी नायडू, दूसरा कह रहा सुचेता कृपलानी, तीसरा गोविंद वल्लभ पंत, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है, वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गोविंद वल्लभ पंत। कौन? गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बात किया जाए कि इनमें से और ऑप्शन देख लिया जाए तो सरोजिनी नायडू जो थी किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, और सौभाग्य से यह उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी थी। लेकिन पहले कौन बने थे? पहले बने थे गोविंद वल्लभ पंत जी। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वहाँ थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। अगर बात करेगा सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी को किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ, और इनके नाम से यह जानकारी मिलती है। यह आपको समझने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आज हम लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने 15 क्वेश्चंस की एक सीरीज देखे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा।